गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 का कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। आपने इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ लिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में रीड कर लिया है, अपने वीडियो 1 इसकी देख ली है। आज आपका वीडियो 2 है। इसमें ये बता रहा है कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, भी आपको बताते हैं। कहते हैं वेरिएबल कोई भी करेक्टरिस्टिक्स या कोई भी फिनोमिना विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम, और जिसकी वैल्यू लगातार से बदलती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी हाइट की बात करता हूँ तो आपकी हाइट लगातार से चेंज होती रहती है। वेट है आपका, वेट भी आपका लगातार से बदलता रहता है। ठीक है, तो जो हाइट है या वेट है, ये दोनों ही क्या है, वेरिएबल है, और जिनकी वैल्यूज में लगातार से चेंज होता रहता है। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूँ। कहता है एक करेक्टरिस्टिक्स और ए फिनोमिना विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड चेंजेस इट्स वैल्यू, और जिसकी वैल्यू लगातार से बदलती रहती है, ओवर टाइम इज कॉल्ड ए वेरिएबल। दस ए वेरिएबल रेफर्स टू द क्वांटिटी। वेरिएबल का मतलब उस क्वांटिटी से है विच इज सब्जेक्ट टू चेंज, जो लगातार से बदलती रहती है, एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट, और जिसको हम लोग किसी यूनिट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कहता फॉर एग्जांपल के लिए, इफ वी मेजर द वेट ऑफ स्टूडेंट, तो वेट आपका एक वेरिएबल है। आप +1 के स्टूडेंट्स का वेट को मेजर कर रहे हैं, देन द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड वेरिएबल। और वेट बच्चों का अलग अलग होता है, 68, 69, 70, 71, जो भी वेट है, 50, 45, 47, और ये भी क्या होता है, लगातार से बदलता रहता है। तो जो हमारा मेजर बात है, जो वो है वेट, ये एक वेरिएबल है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और ये लगातार से क्या होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, ठीक है, वेट लगातार से बदलता है, हाइट भी लगातार से एक उम्र तक चेंज होती रहती है। ठीक है, अब आगे उसने बताया है कि वेरिएबल्स के 2 टाइप्स हैं, जिसमें पहला आपका आता है डिस्क्रीट वेरिएबल, और दूसरा आपका आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब होता है जब कोई वैल्यू किसमें होती है, कंप्लीट नंबर में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास के अंदर अगर मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 20 एक कंप्लीट नंबर है। 20.5 बच्चे नहीं होते हैं, 19.5 बच्चे नहीं होते हैं, 20.25 बच्चे नहीं होते हैं, कंप्लीट नंबर होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, और जब आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, किसी वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं, और अगर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है, अलग अलग जो है दे रखी है हमारे पास, जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, मैं बच्चों की हाइट को मेजर कर रहा हूँ, और हाइट में से अगर किसी बच्चे की हाइट 5 फुट 1 इंच है, 5 फुट 2 इंच है, या अगर मैं वेट की बात करता हूँ, किसी का वेट 68.5 है या 70.5 है, तो वो क्या है, कंप्लीट नंबर्स में नहीं है। ठीक है, 10 बच्चे हैं, ये कंप्लीट नंबर में है, लेकिन हाइट और वेट कंप्लीट अगर नहीं है, तो वो आपकी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आपका कंप्लीट नंबर में भी हो सकता है। क्लियर? डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए तो एक ही जरूरी है, वो है कंप्लीट नंबर में होना, लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जब आपकी किसी चीज़ की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, ठीक है, या कंप्लीट नंबर में होती है, तो दोनों ही क्या कहलाएंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहलाएंगे। लेकिन डिस्क्रीट के लिए वैल्यू का कंप्लीट नंबर में होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं एक बार। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन टर्म्स और इन कंप्लीट नंबर्स, जो कि इंक्रीज होते हैं वो कंप्लीट नंबर्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट्स इन क्लास 11 कुड बी 1 2 3 5 10, ये कंप्लीट नंबर्स में है, बट कैन नॉट बी 1 and 1/4, 1 and 1/2, 1 and 1/3/4. In other words, discrete variables are expressed in terms of complete number. Discrete variable complete numbers में होते हैं, और any may simply say that value of these variables are in complete numbers as 1 2 3 and not continuous as between 1 2 1 and 4 1/4 or 1 and 3/4. Clear? तो इसे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल that assumes a range of values or increase not in terms but continuously or in fraction are called continuous variable. वो variables that assumes a range of value का मतलब एक चीज के बीच में होता है, जैसे 10 to 15,
15 to 20, और इंक्रीज नॉट इन जंप्स बट कंटिन्यूसली और इन फ्रैक्शन, जो कि पार्ट्स में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द बॉयज इन स्कूल इज एक्सप्रेस इन 5:1, 5:2, 5:3 एंड सो ऑन। इन शॉर्ट, while the value of discrete values are in complete numbers, value of continuous variables are in fractions or are in maybe range such as 10 to 15 और 15 to 20। क्लियर? तो ये कहता है कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो कंप्लीट नंबर्स में होता है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है और कंप्लीट नंबर में भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ इन्होंने फिर से भी एक बात बताई है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिएगा। It is that while discrete variables assumes value in complete numbers like 2, 4, 6 and 8, and continuous variables assumes values in fractions like 2, 4, 2.4, 4.6 and 6.8, or values in some range like 2 to 4 and 4 to 6। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता लग गया, वेट है। अब अलग अलग बच्चों का वेट होगा, उनकी वैल्यू अगर कंप्लीट नंबर्स में है तो वो डिस्क्रीट कहलाएंगी, अगर उनकी वैल्यू कंप्लीट नंबर्स में नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहलाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट डाटा आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है रो डाटा। रो डाटा क्या होता है, देखिए मैं इसके बारे में पहले भी एग्जांपल ले चुका हूँ। जैसे आपने इस पहले वाली वीडियो के अंदर देखा था कि आपने 200 फैमिली का जो डाटा इकट्ठा किया था, अगर आप उसे प्रॉपर फॉर्म में अरेंज नहीं करेंगे तो वो खाली आपका डाटा कहलाएगा। उस डाटा को ही हम क्या बोलते हैं, रो डाटा कहते हैं। अगर मैं इसकी एक प्रॉपर फॉर्म दे देता हूँ तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, और उसके लिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये वही रो डाटा है। यहाँ इसने एक और एग्जांपल लेके आपको बताया है, कहता है कि आपका 11th क्लास का बच्चों का टेस्ट हुआ, ठीक है, जो कि टेबल नंबर 4 दिखा रही है। 11th क्लास का स्टैटिस्टिक का बच्चों का टेस्ट हुआ। इसमें जो है ना आपके 30 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया, और ये इन बच्चों के मार्क्स आए हैं। अब मैं आपसे पूछूं, भाई क्या ये रोल नंबर वाइज है? ना जी नहीं है। सर क्या ये आपका नेम वाइज है? सर नहीं है। मुझे नहीं पता, ये आपको नंबर दे रखे हैं। तो ये डाटा आपका केवल क्या है, रो डाटा है। अगर मैं इनको रोल नंबर वाइज लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस आ जाएगी। या मैं इनको अगर अल्फाबेटिकली लिख दूं तो भी क्या आ जाएगी, एक प्रॉपर सीक्वेंस आ जाएगी। और हमें अब इस रो डाटा को एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही क्या करना है, अरेंज करना है। यानी कि जिस सीक्वेंस में अरेंज किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल सीरीज कहेंगे। क्लियर है? यानी कि रो डाटा को एक प्रॉपर फॉर्म देना, एक प्रॉपर नेम देना, एक प्रॉपर सीरीज प्रोवाइड करना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल सीरीज कहेंगे। अब मैं आपको बता दूं, आपने ये 10th क्लास में बहुत बार पढ़ा है, और ये 5th to लेके 10th तक आप कई बार पढ़ते हैं। ये आपका फेमिलियर इंफॉर्मेशन है, फेमिलियर पे सब्जेक्ट है। यहाँ से अब आपका देखिएगा, कहता है ए मास ऑफ डाटा इन क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। ए मास ऑफ डाटा इन क्रूड का मतलब होता है जिसे अभी तक अरेंज नहीं किया गया है, इज कॉल्ड रो डाटा। इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द वेरियस आइटम। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम और आइटम है आपकी सारी की सारी। मैंने आपको बताया था कि अगर एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या हैं, आइटम्स हैं। क्लियर है? और अगर मैं मार्क्स को दिखा रहा हूँ तो एक्स वेरिएबल एक मार्क्स है। ठीक है, जो ये एक्स एक वेरिएबल है जिसमें मैंने बच्चों के मार्क्स को दिखाया है, और ये आपका सारा का सारा क्या है, आइटम 1, 2। टोटल कितने आइटम्स है आपके पास, 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 आइटम्स हैं, यानी कि 30 बच्चों का डाटा है। क्लियर? इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द वेरियस आइटम्स। दीज आर येट टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर ने इसे भी ऑर्गेनाइज करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन स्टैटिस्टिक में बी एक्सप्रेस्ड। ये 30 बच्चों का डाटा है, ये केवल रो डाटा है। Data presented in these tables are raw data. These are not homogeneous data or the data classified into different groups or classes with similarities. No meaningful conclusion is possible from this data. Only that data are useful to statistics which are homogeneous, यानी कि जिसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। यानी कि टॉपर बच्चे पहले, लोअर मिडिल वाले बीच में और लोअर वाले बाद में, और या फिर मैं रोल नंबर वाइज या अल्फाबेटिकली ने क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। ठीक है, एन आइटम ऑफ द डाटा लाइक द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इनकम ऑफ ए फार्मर एटसेट्रा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन और वैल्यू और मेजर्स और आइटम्स और मैग्नीट्यूड। टू ड्रॉ any conclusions from these data, an investigator has to first organize them. To do so, an investigator has to classify the same in the form of series. चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, इसको एक बार छोड़िए, ये आपके मतलब का नहीं है, भी आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक का आपका रीड कीजिए सारा।
ये सब आपने रीड करना है। सीरीज कहता है रॉ डाटा आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। जो ये रॉ डाटा है इसको सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है। सीरीज रेफर्स टू दोज डाटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर और सीक्वेंस, जिसको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में या सीक्वेंस में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंजिंग ऑफ डाटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज। अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में अरेंज करना अकॉर्डिंग टू गिवन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसे क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। दस इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर के वाइज मैंने अरेंज किया इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द डाटा सो अरेंज्ड वुड बी नोन एज स्टैटिस्टिकल सीरीज। फिर से रिपीट करता हूँ, अरेंजिंग ऑफ डाटा यानी कि आपकी क्लास के बच्चों के रोल नंबर मैंने अरेंज कर दिए इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू गिवन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो नया परफॉर्मा तैयार होगा वो आपकी क्या कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी, स्टैटिस्टिकल सीरीज कहेंगे हम उसे, ठीक है। जैसे अभी ये आपके पास बच्चों के मार्क्स थे, इन मार्क्स को अगर मैं रोल नंबर वाइज लिख दूंगा तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। क्लियर। आगे आते हैं, देखिए ए सीरीज एज यूज स्टैटिस्टिकली मे बी डिफाइंड एज थिंग्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ थिंग्स अरेंज अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर। जब किसी डाटा को हम एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, सीरीज बन जाती है। ये सीरीज एज यूज स्टैटिस्टिकली मे बी डिफाइंड एज द थिंग्स और एट्रीब्यूट्स, ये उन चीज़ों को यानी कि उन आइटम्स को और एट्रीब्यूट्स को, उन क्वालिटीज़ को ऑफ थिंग्स अरेंज अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर, जिसको एक प्रॉपर ऑर्डर में क्या कर देता है, अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक बात दी हुई है कि यूनिवायरेट, बाइवरेट एंड मल्टीवायरेट। यूनि मीन्स वन, बाई मीन्स टू, ठीक है, और मल्टी मीन्स मैनी। यूनिवेरिएट का मतलब हो गया रेफर्स टू सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विद वन वेरिएबल ओनली। जब केवल एक वेरिएबल को लेकर चलेंगे तो उसको हम बोलेंगे यूनि, जब दो वेरिएबल को लेकर चलेंगे तो बोलेंगे बाइवेरिएट, और जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स को लेकर के चलेंगे तो उसको बोलेंगे मल्टीवायरेट। आगे आपका कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। जो आपका रो डाटा है उसको सीरीज में कन्वर्ट करना। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इम्प्लाइज conversion of raw data into some statistical series as stated earlier, जिसे पहले ही बताया जा चुका है। Classes are formed keeping in mind the nature of variables involved in the study and the range of values that the variables tend to assume, ठीक है। Classes are formed in keeping, ये दिमाग में रखते हुए, the nature of variables involved in the study, हम किन किन वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हाइट को कर रहे हैं या वेट को कर रहे हैं, ठीक है, या इनकम लेवल को कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल्स है, नेचर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द स्टडी एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज, और उसकी जो वैल्यूज हैं उन वेरिएबल्स की वो कहाँ तक जाती हैं, ठीक है। तो यही है हमारा टॉपिक। कहता है टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज आपको टू पार्ट्स में इसने डिवाइड किया हुआ है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा है फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज और सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज वो होती हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। क्लियर। जैसे हम इसमें सिंगल डाटा ही आता है। क्लियर। अब इसने यहाँ सीरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज को फर्दर इसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम वही पहले वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि आपकी क्लास में 30 बच्चों का जो है ना टेस्ट हुआ था, ठीक है, और आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। अब मैं पहले आपको इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बता रहा हूँ। इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। जो आइटम यानी कि जो 30 के 30 बच्चे हैं वो सिंगली दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्क्स obtained by 30 students of class 11th are listed singly, the series would be called individual series। अगर मैं 30 के 30 बच्चों का रोल नंबर वाइज अरेंज कर देता हूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, इंडिविजुअल सीरीज कहूँगा। चाहे किसी बच्चे के मार्क्स रिपीट हो या कैसे हो, कोई मैटर नहीं करता। हो सकता है रोल नंबर 1 के, मान लीजिए ये 50 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 5 के भी 50 हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, रोल नंबर वाइज ही अरेंज करना है। इन दिस सीरीज there is no class of items and there is no frequency of these items। यहाँ पर ना तो कोई क्लास होती है और ना ही क्या होती है, कोई फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम रिपीटेड, ठीक है। ना तो कोई आइटम यहाँ रिपीट होगी, अलग अलग उसे शो किया जाएगा, और ना ही यहाँ पे क्या है, कोई फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है। और ना ही कोई क्या है, क्लास है। क्लास का मतलब है 0 to 10, 10 to 20, ऐसी कोई भी क्लास यहाँ पर नहीं है और ना ही कोई फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे 30 स्टूडेंट्स थे, यहाँ मैंने क्या करा, ये सीरीज बना दी रोल नंबर वाइज और बच्चों के मार्क्स दे दिए। यहाँ टेबल कम है तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस कम है तो हम इसे पूरा लिख सकते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 रोल नंबर, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ये क्या है, इन बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं साथ में। हम चाहें तो इसे पूरा एक सिंगली एक ही ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और कई बच्चों के मार्क्स क्या हैं, रिपीट भी हैं। क्लियर। तो इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें आपकी सभी आइटम्स को सिंगली रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, पहला आता है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब यही क्लास 30 के स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे छोटे जिसके बच्चे के मार्क्स कम है सबसे पहले वो आएगा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा है वो आएगा। तो अब 30 स्टूडेंट्स का वैसे सेम पहला की तरह ही हमारे को रा डाटा दिया हुआ है पीछे वाला। अब मुझे क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने ऊपर दे दिया टेबल नंबर 6 लिख दिया और लिख दिया डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इनमें से सबसे कम मार्क्स हैं सबसे पहले वो लिखा जाएगा। देखिए 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, ठीक है। तो असेंडिंग में देखो सबसे पहले कम मार्क्स 10 मार्क्स, फिर से एक और 10 मार्क्स है, दोबारा लिख देंगे 10 मार्क्स, यहाँ भी 10 मार्क्स है, यहाँ भी 10 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ 10 मार्क्स नहीं है, यहाँ भी 10 मार्क्स है। 1 2 3 4 5 10 10 है, 10 10 10 10, ठीक है। 1 2 नहीं, ये रोल नंबर था, रोल नंबर वाला नहीं काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 टाइम्स है तो 1 2 3 4 टाइम्स 10 के बाद आपका 15 आ जाता है, ठीक है, 10 से बड़े वाला। फिर 15 वाले कितने बच्चों के मार्क्स है वो लिख दिया जाएगा। इसके बाद 20 वाले हैं, फिर 25, फिर 30 और फिर 35, फिर 40 और फिर 45 है। तो इस तरीके से आपके 30 बच्चों के मार्क्स हमने अरेंज कर दिए इन असेंडिंग ऑर्डर में। और इसी तरीके से जब डिसेंडिंग करेंगे तो वो बिल्कुल टेबल उल्टी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहले 45 आएगा, फिर 40, 35, 35, 30, तो उल्टा अरेंज हो जाएगा। आप ये चेक कर सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है डाटा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये पूरा का पूरा डाटा क्या कर रखा है, इसने अरेंज कर रखा है, ठीक है। और नीचे 3 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, आप इसे करके देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज ए वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंट करने का इंडिविजुअल सबसे आसान तरीका है, बट दिस मेथड इज नॉट मच यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज वेरी लो लार्ज। जब आइटम्स बहुत बड़ी हैं तब उस समय ये सही नहीं रहता है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज को फर्दर इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज एंड दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसका दूसरा नाम है कॉन्टिन्यूस सीरीज। आइए देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी देखिए अभी मैं इसी के अंदर बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास यहाँ जो है ना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से मैं शुरू करता हूँ। आपने देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, आपको पता है और आपने पहले करा भी है। 10 मार्क्स ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये सारी की सारी इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल को इन्होंने सीरियल नंबर अरेंज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर अरेंज किया हुआ है। इंडिविजुअल को इन्होंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। और इंडिविजुअल को ही अब मैं आपको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज बना के दिखाता हूँ। कहता है देखिए 10 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3 4, क्लियर है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, मार्क्स। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मार्क्स, ठीक है। और फिर साइड में क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी, ओके। अब आप क्या देखते हैं कि 10 स्टूडेंट्स 10 मार्क्स हैं, मैंने मार्क्स लिखा, ये आपका एक वेरिएबल है, 10 मार्क्स लिख दिया। फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों के मार्क्स हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं। तो पहले मैं टेली बार का यूज करता हूँ। फ्रीक्वेंसी से पहले मैं यहाँ लिखता हूँ टेली बार। टेली बार में 10 मार्क्स, एक बच्चे के तो 1, 2 बच्चों के हैं तो 2, 3 बच्चों के हैं तो 3, 4 बच्चों के हैं तो 4 हम इसे टेली बार का यूज करते हैं। इस एक को एक बच्चा टेली बार बोलते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। इसके बाद है बच्चों के मार्क्स 15। देखिए अरेंज कर रहा हूँ ऑर्डर में। 15 कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के हैं 15 मार्क्स। तो 1 2 3 4, आपको पता है जब 5वां बच्चा आता है तो यूं लिखते हैं
अगर 6 के होते तो मैं एक और लिख देता, लेकिन यहाँ पर केवल 5 हैं तो मैं क्या लिखूंगा 5। 15 के बाद आ जाता है 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स के, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने स्टूडेंट्स के हो गए ये 8 स्टूडेंट्स के। फिर क्या आ गया 25 कितने के हैं 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के हैं, तो आप कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 कितना आ गया 5 स्टूडेंट्स। 25 के बाद कितना है 30 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना हो गया 4। 30 के बाद क्या जाता है 35 वो कितने स्टूडेंट्स के हैं 2 1 2 तो आप क्या लिखेंगे 2। और फिर 40 कितने स्टूडेंट्स के हैं 1 तो आप क्या लिखेंगे 1। 45 कितने के 1 तो 1। अगर आप इन सब कुछ को जोड़ लेंगे तो ये आपका 30 ही आएगा, तो क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 30 थे, तो फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी आएगी टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा डाटा को अरेंज करना। ठीक है, किस सीरीज में फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर। क्लियर। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ सारा फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक। देखिएगा, फ्रीक्वेंसी सीरीज और सीरीज विद फ्रीक्वेंसी में बी ऑफ टू टाइप्स, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। बिफोर वी डिस्कस दीज टू टाइप्स ऑफ सीरीज, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। फ्रीक्वेंसी क्या होता है पहले। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम्स ओकर्स, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिपीट इटसेल्फ इन द सीरीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब कोई आइटम, जैसे एक बच्चे के मार्क्स थे 15 नंबर थे और 15 नंबर 5 बच्चों के थे, तो एक आइटम कितनी बार रिपीट होगी, यानी कि 15 नंबर कितनी बार रिपीट हो गया 5 टाइम्स रिपीट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ओकर्स इन द सीरीज। 15 नंबर 5 बार रिपीट हुआ, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम वो रिपीट हो रहा है। In other words, the number of times an item repeats in the population is called the frequency of that item. For example, in table 4, 10 has occurred 4 times. 10 एक आइटम था जो कि 4 बार रिपीट हुआ, यानी कि 4 बच्चों के नंबर 10 आए हैं, तो जो 4 टाइम्स हैं ये 4 क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। दिस मीन्स दैट 4 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 10 मार्क्स और द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज 4। 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, यानी कि 10 मार्क्स लिए हैं। मार्क्स एक वेरिएबल है और जो नंबर ऑफ आइटम रिपीट हो रही है वो क्या है फ्रीक्वेंसी है। 10 मार्क्स 4 बार रिपीट हुआ है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है, यानी कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं 4 स्टूडेंट के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता है, ये बता रहा है क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ कोरस्पॉन्डिंग टू ए रेंज ऑफ वैल्यू और क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब एक रेंज दी जाती है उस रेंज में कोई आइटम कितनी बार रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 4 स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 10 to 15, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से तो ज़्यादा है और 15 से कम है। हो सकता है किसी के 11 हों, किसी के 12 हों, किसी के 13 हों, किसी के 14 हों, या हो सकता है चारों बच्चों के 14 मार्क्स हो या किसी चारों बच्चों के 12 मार्क्स हो, तो 10 से 15 के बीच में आ जाते हैं, तो वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है उस क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया उस क्लास के बीच में, ये क्लास है आपकी 10 से 15 के बीच में। 11th क्लास है, उस क्लास को मत लेना। उस क्लास में जो पेपर हुआ था 50 मार्क्स का, उसमें 10 से 15 नंबर वाले बच्चे कितने हैं। ठीक है, 10 से 15 के बीच में जिन नंबर हैं वो एक क्लास बना दी, 15 से 20 वाली अलग क्लास होगी। ठीक है, और उसमें कितने बच्चे हैं 4 हैं। इज द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल 10 to 15, thus 4 विल बी कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब इसके बाद इन्होंने टेली बार को समझाया, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। टेली बार कैसे, 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए थे 4 मार्क्स के, तो टेली बार फ्रीक्वेंसी में ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्लास फ्रीक्वेंसी, टेली बार्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें जो आपके आइटम्स होंगे वो कंप्लीट नंबर्स में होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई क्लास इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे बोलेंगे। कहता है डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे इज दैट सीरीज in which data are presented in a way that exact measurement of items are clearly shown. In such series, there are no class interval and a particular item in the series is numbered rather than measured with some range. जहाँ पर हर आइटम को एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी रेंज नहीं होगी। ओके, जैसे 11 नंबर हैं,
11 नंबर है तो टेलीवर्स को यूज करेंगे हम लोग। 11 नंबर कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3 3 स्टूडेंट्स के 11 है, तो आप टेलीवर्स का यूज करेंगे तो ये आपकी क्या होगी, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी आ गई, जिसमें आपके बच्चे के मार्क्स कितने आए, मतलब 11 मार्क्स आए। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके 11 मार्क्स आए। तो ये थी मेरी डिस्क्रीट सीरीज। फिर 12, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। 12 कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1, एक ही स्टूडेंट है 12, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1, ठीक है। इसी प्रकार 14 कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। अगर मैं इन सबको टोटल कर लूंगा लास्ट में तो 20, आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये 20 ही हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी सारी की सारी इसमें काउंट हो गई हैं, ये कंप्लीट नंबर्स में आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद क्या बात कर रहा है वो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक रेंज दे दी जाएगी आपको, उस रेंज के अंदर वैल्यू को काउंट करेंगे, ठीक है। आइए पहले मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। इट इज दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजरमेंट, द आइटम एज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यू एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज ऑफ लिमिट्स। इन अदर वर्ड्स, उसको हम लोग लिमिट्स भी बोलते हैं, उसको रेंज भी बोलते हैं। उस रेंज के अंदर बच्चा मेजर किया जाता है कितने बच्चे हैं। In other words, data are classified into different classes with a range. The range is called class interval. Each item in the series is written against a particular class interval by way of telebar. The number of times an item occurs is shown as frequency against the class interval to which that item belongs. ठीक है। Following table offers an illustration of a frequency distribution. The table shows different classes interval and the corresponding frequency. 10 से 15 में कितने बच्चे आ रहे हैं, 4, 3, सेम पहले वाला तरीका इसने अपना लिया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बच्चों की रेंज नहीं दिखाई। 15 से 20 में कितने बच्चे आ रहे हैं, 5। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे के नंबर 15 आ जाते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ किस क्लास में आएगा। ये जो आपको इंडिविजुअल बना के दिखा रखा है ये आपकी क्लास है, ठीक है। और जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। कितना इंटरवल, कितना गैप है, ठीक है। जो पहले वाली आइटम है सारी की सारी 10 15 20 जो स्टार्टिंग में दी हुई हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको डिनोट करते हैं L1 से। और जो ऊपर वाली लिमिट है, जो बाहर वाली है, उसको हम लोग बोलते हैं L2, जिसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। इन दोनों को जो बीच का डिफरेंस है वो होता है आपका क्लास इंटरवल। और इंडिविजुअली ये सारी की सारी क्या है, क्लास है, ओके। तो ये सारी की सारी क्लास है, ठीक है। अब मैं एक बात पूछ रहा था आपसे कि अगर मान लीजिए से पहली क्लास लिखी हुई है 10 से 15 और किसी बच्चे के नंबर अगर 15 है तो वो किस में आएगा, 15 में, जी नहीं, वो इससे अगले वाली क्लास में आएगा 15 से 20 में, ठीक है। लेकिन अगर 10 मार्क्स हैं तो वो इस क्लास में आएगा, इससे पहले वाली क्लास जो होगी 5 to 10 वाली, वो 5 to 10 में नहीं आएगा, बल्कि 10 नेक्स्ट क्लास में आता है। तो अगर अब मैं पूछता हूँ किसी बच्चे के मार्क्स 25 में तो वो किस में आएंगे, क्या वो 25 to 30 में आएगा या 20 to 25 में आएगा, जी नहीं, वो किस में आएगा, 25 to 30 में काउंट होता है। क्लियर है। तो ये थी हमारी क्या, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो इस तरीके से अपने काम को करना है। अब इसने कुछ इंपोर्टेंट आइटम्स के बारे में बताया है, देखिए आप सम इंपोर्टेंट टर्म्स। पहला बोलता है क्लास। क्लास क्या होती है मैंने अभी आपको बताई थी, देखिए इसी में ऊपर ये बना के भी दिखा रखा है टेबल, नीचे क्लास है, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। 5 to 10 क्लास है, 10 to 15 क्लास है, 15 to 20 क्लास है, 20 to 25 क्या है, क्लास है। ये एक रेंज ऑफ वैल्यू है, 10 तक इसकी मैक्सिमम लिमिट है और 5 इसकी क्या है, लोअर लिमिट है, ठीक है। मतलब जो बच्चे 5 से जिनके नंबर ज्यादा है और 10 से कम है वो बताने हैं हमारे को, ठीक है। फिर बोलता है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 10 और मिनिमम कितनी है, 5 है। मतलब 10 से कम होने चाहिए और 5 से ज्यादा होने चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा, लेकिन 10 से कम, लेस देन 10 होता है, 10 तक है, 10 इसमें काउंट नहीं होगा, 15 वाले में 15 काउंट नहीं होगा, 20 वाले में 20 काउंट नहीं होगा। अपर लिमिट की तरफ देखेंगे। क्लास लिमिट, द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए क्लास आर लिमिट। एक्सट्रीम का मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू होती है। एवरी क्लास इंटरवल हैज 2 लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10. In the above example, the lower limit is 5 and the upper limit is 10.
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल यानी कि डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल इन ए क्लास इंटरवल 10 to 15 द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल वुड बी, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जैसे 10 to 15 में दोनों का डिफरेंस कितना है 5, 15 to 20 में कितना आएगा 5, 20 to 25 में कितना है 5। तो ये क्या होती है आपका मैग्नीट्यूड या क्लास इंटरवल ही बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है L2 माइनस L1 यानी कि अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है। और क्लास इंटरवल को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आई से। L1 को दिखाते हैं लोअर लिमिट से, L2 को दिखाते हैं अपर लिमिट से। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। क्लास का पता लग गया, लोअर लिमिट का पता लग गया, अपर लिमिट का पता लग गया। एक्सट्रीम लिमिट, एक्सट्रीम का मतलब जो भी आपको क्लास दे रखी है उस क्लास की हाईएस्ट वैल्यू 15 है और लोअर लिमिट कितनी है 10 है। तो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए। 15-20 में काउंट नहीं होगा, लेकिन 10 काउंट होगा और 10 से ऊपर वाले सभी बच्चे काउंट होंगे जिन बच्चों के मार्क्स 10 से ज्यादा हैं और 15 से क्या है कम है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी आ जाती है टाइप्स ऑफ सीरीज।